हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज बात होगी इस मेरे चैनल पे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस, ठीक है। एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर और फिर सप्लाई करता है। एक सेकेंड, ये तो फिर बैटरी भी सेम काम करता है। बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करता है। फिर फ़र्क क्या हुआ कैपेसिटर में और बैटरी में? खैर, ये पता चलेगा बाद में आगे इस लेक्चर में ही। तो कैपेसिटर एक फ़िलहाल एक डिवाइस है जो कि बैटरी नहीं है, जो कि चार्ज को स्टोर करता है और सप्लाई करता है, ठीक है। इतना समझिए। जैसे आप 10th में पढ़ा था ना, रेसिस्टेंस एक आया था, डिवाइस था, सर्किट में लगता था ना ऐसे जिगजैग करके। सेम कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो कि सर्किट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपके घर के पंखे में, पानी के मोटर में, कूलर के मोटर में, इन सब जगहों पे कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। आप नाम से नहीं जानते, नाम जो आप जानते हैं उसका नाम है कंडेंसर। तो कंडेंसर को ही कैपेसिटर बोला जाता है फिजिक्स के भाषा में, ठीक है। कंडेंसर बना किस चीज़ का होता है? तो कंडेंसर बोलिए चाहे कैपेसिटर बोलिए, बना होता है हमेशा एक कंडक्टर से, ठीक है। उसमें प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट्स बने होते हैं हमेशा एक कंडक्टर से। और कंडक्टर क्या होता है? मेटल होता है जनरली। तो अक्सर कैपेसिटर जो होता है वो एल्युमिनियम का या कॉपर का प्लेट से बना होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, या इलेक्ट्रिक का चार्ज बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, बात बराबर। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, है ना। सिमिलरली इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो कि चार्ज को फ्लो करने नहीं देते, है ना, या करंट को फ्लो करने नहीं देते ना। जैसे क्या, वुड हो गया, रबर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, डायमंड हो गया। तो आखिर एक पॉइंट यहाँ पर आता है, पॉइंट ये आता है कि भैया कंडेंसर में आपने बोला कि कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। तो कंडक्टर्स क्यों यूज़ होते हैं, क्या फ़ायदा है? तो पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उस कंडक्टर की जो कि फेवरेबल होती है एक कंडेंसर को या कैपेसिटर को बनाने में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कैपेसिटर तक चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अगर आप नोट कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये टॉपिक वाइज इसलिए हम बता रहे हैं लिखने के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो पहली प्रॉपर्टी ये कहलाती है तो बच्चों ये प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी कंडक्टर का, जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, ज़रा देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं। ये मान लीजिए एक प्लेट है आपका और ये एक दूसरा प्लेट है आपके पास। इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है और इस प्लेट को मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है। और बीच में किसी भी कंडक्टर को आप रखिए। कंडक्टर का मतलब कोई भी कॉपर, एल्युमिनियम, कुछ भी रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो आपने एक कंडक्टर यहाँ पर रखा बीच में। इस कंडक्टर के साथ क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए। तो कंडक्टर की खासियत ये होती है कि कंडक्टर मेटल से बना होता है और मेटल के पास क्या होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसके सरफेस पर मूवेबल होते हैं, तैरते रहते हैं, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक क्लाउड के तरह या एक चादर के तरह इस मेटल प्लेट के ऊपर होंगे आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आके जमा हो गए तो प्रोटॉन्स के साथ क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर आकर के जमा।
तो देखिए क्या हो रहा है, आपने पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये वाला जिसको हम कहेंगे ई एक्सटर्नल। व्हाट इज कॉल्ड ई एक्सटर्नल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो आपने प्रोवाइड किया। अब देखिए कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, तो कंडक्टर के अंदर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव अपने आप हो गया, तो अंदर की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा जिसका नाम हम दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं EIND, मतलब इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो गया इनसाइड दैट कंडक्टर, राइट। और ये कब तक होगा, ये इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू पहले कम होगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी, तो ये तब तक बढ़ते रहती है जब E इंड्यूस्ड बराबर ना हो जाए E एक्सटर्नल के। और जब ऐसा हो गया तो क्या होगा, जब ऐसा हो गया तो उस कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देगा और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड दैट कंडक्टर विल बी ज़ीरो। तो पहला प्रॉपर्टी ये है किसी भी कंडक्टर का कि अगर उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तब उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और क्यों होता है वो अभी आपको पता चल गया। तो बच्चों जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ a charged conductor is always normal। मतलब अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर आपके पास है, ठीक है, कंडक्टर का मतलब कोई भी प्लेट होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, कॉपर एल्युमिनियम कुछ भी। तो अगर किसी भी शेप का किसी भी साइज का कोई भी कंडक्टर आपके पास है और उसमें आपने चार्ज दिया कहीं से ला करके, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा नॉर्मल होगा, नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंडक्टर का प्लेट है, ठीक है, इसमें आपने चार्ज दिया हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे हर जगह से। अगर नेगेटिव रहा तो कुछ मत कीजिएगा, बस एरो अंदर की तरफ कर दीजिएगा। ये कभी भी साइडवेज नहीं निकल सकता, ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा या ऐसे नहीं निकलेगा। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि आपके पास जो मेटल है, जो कंडक्टर है, उसमें हम कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके सतह पर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट ज़रूर होगा जो इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। अगर मान लीजिए ये वाला है तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर देगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रिफ्ट अगर होने लगा तब क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया तो उसमें करंट आ जाएगा ना। और आप जानते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड चार्ज में करंट नहीं होता, है ना, तो उसमें करंट हो जाएगा जिसका नाम होगा सरफेस करंट। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली होता है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कभी भी किसी एंगल से नहीं होगा, कभी भी हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, उसके सरफेस से होता हुआ कभी नहीं, हमेशा ऐसे। अगर मान लीजिए ये एग्जांपल ना लेकर के ये एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे, है ना, ऐसे, हमेशा कभी भी किसी और एंगल पे नहीं होगा, हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री, हमेशा सरफेस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। बच्चों जो थर्ड आपका पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट ये है कि द एक्सेस चार्ज ऑन द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि किसी भी आप अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज को प्रोवाइड करते हैं, वो चार्ज अंदर ना रह करके उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है आपके पास, आपने कहीं से चार्ज ला के दिया, कहाँ से ला के दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, तो चार्ज देने का तरीका पढ़ा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी भी प्रोसेस से इसमें चार्ज आप ट्रांसफ़र कीजिए, वो ट्रांसफ़र हमेशा ट्रांसफ़र हुआ हुआ चार्ज वो यहाँ आएगा, कभी भी इसके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो यहीं पर आकर के रहेगा। और क्यों रहेगा, अभी हम जस्ट बताया था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो।
अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसलिए सारा का सारा चार्ज हमेशा बाहर की तरफ होगा, हमेशा उसके सरफेस पर। बच्चों अगला पॉइंट ये है कि कभी भी किसी भी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने का मतलब क्या हुआ? ये मतलब ये हुआ, जैसे अभी देखिए आप क्या हो रहा है, ये मान लीजिए फिर से एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है। हम क्या कहा कि चार्ज हमेशा यहाँ आके रहेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी चैप्टर में पढ़ा आपने E बराबर क्या होता है? माइनस dV/dr। यहाँ r रेडियस है इसलिए r ले रहे हैं, तो इसको अगर आप मान लीजिए कि इसको इधर कर दीजिएगा तो dV बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ E/dr, ठीक है। अभी आपने जस्ट क्या पढ़ा था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो अगर इसको 0 पुट कर दीजिएगा तो व्हाट इज दिस? dV इज इक्वल टू 0। व्हाट इज dV? dV इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल सेम। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पोटेंशियल। तो पांचवी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी चार्ज कंडक्टर का, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी से, जिसको आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में और जानते हैं सिग्मा के नाम से। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपका होगा किसी भी चार्ज कंडक्टर का, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के। सिग्मा की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगला ये है, लास्ट आपका प्रॉपर्टी है ये। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि किसी भी कैविटी में, कैविटी का मतलब समझते हैं, कैविटी का मतलब होता है वो पेप्सोडेंट का ऐड आता है ना, लिखता है उसमें कैविटी दांत के अंदर हो जाए। तो कैविटी क्या होता है? दांत के अंदर कैविटी मतलब क्या? खोल हो गया ना एक, बस वही चीज़ है। आपके पास मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, कुछ ऐसा, एक कंडक्टर का प्लेट है, अंदर में ऐसा, ठीक है। ये मेटल यहाँ भरा हुआ है, मेटल यहाँ, अंदर में एक छेद है, ठीक है। तो आपका अगर मान लीजिए कि ऐसा एक कंडक्टर है आपके पास, चार्ज अगर आप दोगे तो चार्ज यहाँ आएगा, ये सब जानता है, चार्ज यहाँ आया, ठीक है। यहाँ क्या होता है? यहाँ होगा सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और अंदर में, कैविटी के अंदर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। क्यों ऐसा? इस वजह से होता है क्योंकि आप सोचिए ना, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिएगा, सारा चार्ज तो बाहर है, अंदर में चार्ज है ही नहीं, तो फिर गॉस फॉर्मूला के देख लीजिए, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपको एक चीज़ पढ़ाई गई है, शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग क्या होता है अभी इसके बाद हम बताने वाले हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? आपके पास एक कैविटी, हम जैसे अभी कहा कि किसी भी मेटल कैविटी या कंडक्टर की कैविटी रहेगी तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसका 0 होता है। इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ख़ास करके तब किया जाता है जब किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से आपको बचाना हो, याद रखिएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए भी होगा, दोनों ही बोर्ड इसको बहुत पूछते हैं, ख़ास करके 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है या अल्फ़ा पार्टिकल है, आपको उस अल्फ़ा पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना है। आप ये चाहते हैं कि उस अल्फ़ा पार्टिकल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ आएगा वो अल्फ़ा पार्टिकल नाचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि चार्ज बॉडी है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको एक बंद कंटेनर में लेके जाते हैं। कंटेनर कैसा? कोई भी एक मेटल का कंटेनर ले लीजिए। बेस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, जो सेलो का थर्मस आता है या फिर हॉट बोतल जो आता है जिसमें चाय गर्म की गर्म रह जाती है, तो उस टाइप के बॉक्स में लेके जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा क्योंकि मेटल का सरफेस बना हुआ है, उसके अंदर एक कैविटी है उसके अंदर। सेम इसी वजह से आप, इसके लिए ये भी कहा जाता है कि आप अगर तूफ़ान में फंस गए, सोचिए तूफ़ान में फंस गए और आप किसी कार में हैं, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि उसी कार में रहिए, कार से निकलिए मत। रीज़न क्या है इसका? आपके कार की बॉडी मेटल की बनी हुई है, राइट। अगर मान लीजिए कि ऊपर से बिजली गिरती है आपके कार पर, वो क्या होगा? वो जो बिजली गिरेगी वो एक कैविटी है ना कार,
नीचे ऊपर हर जगह से बंद है और वो मेटल का है, तो वो सारे चार्जेस को उसके सरफेस पे ही छोड़ देगा, अंदर में आप सुरक्षित रहेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज जस्ट अ मेटल कैविटी और कंडक्टर कैविटी, जिसका इस्तेमाल आप इस वजह से करते हैं ताकि किसी चीज़ को आप इलेक्ट्रिक चार्ज से बचा सके। तो आप इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहिएगा शॉर्ट नोट में तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का डेफिनेशन बोलिए, शॉर्ट नोट बोलिए, जो बोल लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंडक्टर की। हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी अब देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद कंडक्टर का क्या हाल होता है। सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कंडक्टर्स को आप यूज़ करते हैं कैपेसिटर बनाने में, उस प्रॉपर्टी का नाम है कैपेसिटेंस। याद की देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे देखिए आप वो क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था रेसिस्टेंस, राइट। रेसिस्टेंस क्या था? रेसिस्टेंस डिवाइस का नाम था? जी बिल्कुल नहीं, रेसिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी थी, डिवाइस का नाम था रेसिस्टर। रेसिस्टर लगाते थे आप, और रेसिस्टर की प्रॉपर्टी थी रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का मतलब क्या था? रेसिस्टेंस का मतलब था करंट के फ्लो को रोकना, वो प्रॉपर्टी थी, और डिवाइस का नाम था रेसिस्टर। सिमिलरली आप यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी है? कैपेसिटेंस, और डिवाइस का नाम क्या है? डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस? ठीक है, तो देखिए कैपेसिटेंस होता क्या? द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे ये क्या था? द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू रेसिस्ट करंट, करंट को बहने से रोकने की क्षमता है ना, रोकने की क्षमता, दैट वाज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस? दो द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है उसमें, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर कौन सा है आपके पास। जैसे रेसिस्टेंस था 4 ओम, 15 ओम, 20 ओम करके, ये भी आएगा उसी तरीके से। जितना अच्छा कैपेसिटर उतना अच्छा कैपेसिटेंस। ठीक है, अब क्या होता है अगर कोई चार्ज को स्टोर करता है? ठीक है, अगर कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर का बना हुआ है, कॉपर का रॉड है, इसमें कहीं से चार्ज लाइए। अब चार्ज कहाँ से लाइएगा? तो बाई फ्रिक्शन, बाई इंडक्शन, कहीं से भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चार्ज लाते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे चार्ज इसमें स्टोर होता रहेगा, इसका एक चीज़ बढ़ जाएगा, जिस चीज़ को आप पढ़ा है उसका नाम है पोटेंशियल। तो आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर आप चार्ज देते हैं तो इसमें क्या बढ़ जाता है? पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, करेक्ट। चार्ज बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, अगर इस चीज़ को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट लाना है ना, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड C।
और ये C जो होता है वो कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर कंडक्टर। मतलब कि एक रॉड है मेरे पास, उस रॉड में हम चार्ज की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, चार्ज इसमें देते चले जा रहे हैं। चार्ज कहाँ आएगा? पहली बात चार्ज यहाँ आएगा, करेक्ट, चार्ज यहाँ आया। अब चार्ज यहाँ और आप देते जा रहे हैं तो और चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ा। इस चार्ज के बढ़ने से क्या हुआ? इस चार्ज के बढ़ने से उसका पोटेंशियल बढ़ गया, इस चार्ज को बढ़ने से उसका पोटेंशियल बढ़ गया। तो अगर कोई पूछे कि चार्ज डालेंगे तो क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि चार्ज डालें तो कितना पोटेंशियल बढ़ेगा? तो ये डिपेंड करता है इस पे, C पर, कैपेसिटेंस कितना है उस कंडक्टर का। जितना अच्छा कैपेसिटेंस रहेगा उतना अच्छा ये रेशियो रहेगा। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, C इज़ अ कांस्टेंट, उसका नाम है कैपेसिटेंस, और किस में होता है? कैपेसिटर में होता है। ठीक है। अब इसका एक ऐसा यूनिट भी होता है, तो अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? अगर यहीं से देख लें तो चार्ज है यहाँ, पोटेंशियल यहाँ, तो कूलम बाई वोल्ट। तो कूलम बाई वोल्ट ना हो करके इसका होता है फराड। फराड नाम सुना होगा, माइकल फैराडे, फैराडे का नाम सुना होगा आपने, फ्राइडे नहीं, फैराडे। तो फैराडे भाई साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं को नाम पे ट्रिब्यूट देते हुए कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या रखा गया? फराड रखा गया। लेकिन फराड में यूज़ नहीं करते, आपका जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएगा तो उसको माइक्रो फराड में यूज़ करेंगे। जैसे कूलम भी एक बड़ी क्वांटिटी है तो माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं हम लोग, सिमिलरली माइक्रो फराड यूज़ होगा। ठीक है, कभी भी हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे तब। तो आपको समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज़ जस्ट एन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखिएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, C ये होता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, C बराबर Q/V कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और वोल्ट पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। चार्ज को बढ़ा दीजिएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, और इसको घटाइएगा तो भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका कैपेसिटेंस जो होता है वो ना इस पे डिपेंड करता है ना इस पे डिपेंड करता है। लो माथा मत खुजाइए, यहाँ दिख ज़रूर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। देखिए होता क्या है, जैसे ये इस पे आइए 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V बराबर IR, करेक्ट, V बराबर IR पढ़ा आप लोगों ने। यहाँ से R बराबर क्या था? V/I है ना, मतलब कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा होता था क्या कि वोल्टेज हम बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है। करंट अगर बढ़ा देंगे रेसिस्टेंस घट जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था, ना इस पे डिपेंड करता है ना इस पे डिपेंड करता है। ये एक रेशियो है सिर्फ। अब ये डिपेंड किस पे करता था? तो याद कीजिए, ये डिपेंड करता था R बराबर ρL/A। ρL/A ये डिपेंड करता था रो पर, जो रेसिस्टिविटी थी मटेरियल, लेंथ पर और एरिया पर, याद है, ये इस पे डिपेंड करता था। तो सिमिलरली ये भी एक कांस्टेंट है जो कि इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके लिए भी एक फॉर्मूला आएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, वो क्या आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से ये डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ रेशियो, रेसिस्टेंस निकालने का तरीका है बस। सिमिलरली यहाँ पर भी चार्ज और पोटेंशियल पता हो तो ये निकाल सकते हैं आप, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये इन दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट। हाँ तो बच्चों कैपेसिटर के बारे में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आपने कैपेसिटेंस पढ़ा। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, ये वाला जो बोर्ड पे लिखा है हम अभी, तो एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है।
तो ये सीबीएसई भी पूछा है और बिहार बोर्ड भी पूछा है, इसलिए पहले बता के ही आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है स्फेरिकल, राइट, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अब इसमें चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज कुछ ऐसे ही जाएगा, हम बता चुके हैं, चार्ज दीजिएगा वो चार्ज पूरा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर कंडक्टर में चार्ज दिया, बाहर में रहेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। अब याद कीजिए ज़रा, इसका रेडियस आर अगर होगा तो सोचिए ज़रा इस पॉइंट पर व्हाट विल बी द पोटेंशियल, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ये ओ है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, अगर आपने क्यू चार्ज इसमें दे रखा है तब, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल, करेक्ट। व्हाट इज चार्ज, चार्ज तो क्यू आपने दिया, पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यहाँ से ये क्यू और यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी स्फेरिकल कंडक्टर आपके पास होगा, स्फेरिकल, जैसे मान लीजिए एक स्फेयर के फॉर्म में कॉपर है आपके पास, है ना, या एल्युमिनियम है आपके पास, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस पर कि वो रेडियस कितना है उसका, छोटा बॉल है तो छोटा कैपेसिटेंस, बड़ा बॉल है तो बड़ा कैपेसिटेंस। तो ये आपको एक डेरिवेशन है छोटा सा जिसको याद रखना है, ये पूछता है आपसे। तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग रेडी हैं कैपेसिटर के बारे में पढ़ने के लिए। अगर कैपेसिटर की बात की जाए, हम पहले ही कहा कि एक डिवाइस है जो कि आपके सर्किट में यूज़ होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स, पहला पॉइंट, कैपेसिटर क्यों यूज़ होता है, तो कैपेसिटर आपके चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज बोलिए या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलिए, स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करेगा, चार्ज के फॉर्म में स्टोर करेगा, और वो स्टोर करने के बाद एक झटके में उस चार्ज को डिलीवर करता है आगे, ताकि आपका मोटर चल सके। वो चाहे पंखे का मोटर हो, कूलर का मोटर हो, पानी वाला मोटर हो या फ्लैश लाइट हो, कोई भी चीज़ चल सके। फ्लैश लाइट में क्या होता है कि आप कैमरा जब फ्लैश ऑन करते हैं तो फ्लैश करते समय बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए उसको उस वक्त, इसलिए कैमरा के अंदर भी आपका एक कैपेसिटर होता है। तो जिस के मोबाइल में फ्लैश है वो सारा अपना मोबाइल तोड़ो, कैपेसिटर दिख जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर मार्केट में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इतने सारे फॉर्म्स होते हैं कैपेसिटर के जो मार्केट में आपको दिखेंगे, छोटे फॉर्म में भी होते हैं, बड़े फॉर्म में भी होते हैं। और ये आप देखा भी होगा, पंखा ख़राब हुआ होगा, घर पे पापा ने बोला होगा कि एक कंडेंसर लेकर के आओ फलाना एम्पियर का, तो उतने का आप लेकर के आते, छोटा से इतना बड़ा होगा, ठीक है, 2 तार उसमें से निकले हुए होंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा, ठीक है। बहुत सारे टाइप का होता है, एक सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो 3 आपको बेसिकली पढ़ना है, वो 3 के बारे में बात आज नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज सिर्फ बात होगी कि कैपेसिटर होता क्या है, काम कैसे करता है। तो हम आपको ये कहा कि कोई भी कंडक्टर अगर होता है उसमें चार्ज दीजिएगा, वो अपना पोटेंशियल बढ़ा लेता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे एक रॉड यहाँ ले रहे हैं, ये रॉड है मान लीजिए। इस रॉड में क्या है कि आप इसमें चार्ज नहीं था पहले, आपने कहीं से चार्ज दिया इसको, वो चार्ज कहाँ जाएगा, तो वो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। चार्ज देने के वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चार्ज आपने दिया, इसका पोटेंशियल बढ़ गया। ये पोटेंशियल ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोवाइड करने में, ठीक है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा दीजिएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर एक सवाल ये हो गया कि आखिर पंखा में कंडेंसर काहे लगाया, एक तो रॉडे लगा देते, कॉपर का रॉड लगाते, रॉड में चार्ज देते, रॉड का पोटेंशियल बढ़ जाता, रॉड उसको ऑन कर देता, है ना, क्या दिक्कत थी। आपको कैपेसिटर क्यों बनाना पड़ गया आखिर, तो इसका आंसर ये है कि कैपेसिटेंस, है ना, इस चीज़ को मत भूलिए, कैपेसिटेंस इस रॉड का कितना है।
कैपेसिटेंस तो फिक्स है ना इस रॉड का, इस रॉड का कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, आप इस कैपेसिटेंस को नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते, ठीक है। आप चार्ज प्रोवाइड कीजिएगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी एक लिमिट है ना चार्ज प्रोवाइड करने की। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब ही होता है द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो इसका एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इसका चार्ज जो स्टोर कर सकता है, वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है? मान लीजिए 10 माइक्रोफराड, एग्जाम्पल के तौर पे 10 माइक्रोफराड ही इसका कैपेसिटेंस है। तो अगर आप वोल्ट बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि 1 वोल्ट बढ़ाना है आपको, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कैपेसिटेंस कितना है इसका? 10 माइक्रोकूलम। आप इसमें चार्ज प्रोवाइड कीजिएगा ना, वो 10 माइक्रोकूलम ही चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते। 10 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया, ये इसकी एबिलिटी फुल, ये और चार्ज को नहीं ले सकता, और चार्ज को अपने अंदर नहीं ले सकता। तो एक रॉड लगाने से वो डिवाइस तो चल जाएगा जिसका 1 वोल्ट ही आपको चाहिए, ठीक है, वो डिवाइस चल जाएगा। लेकिन पंखा चलाने के लिए 1 वोल्ट काफ़ी नहीं है भैया, और ज़्यादा चाहिए। तो और ज़्यादा क्या कीजिएगा? रॉड का साइज़ बड़ा कर दीजिए ना, रॉड को इतना लंबा कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, ठीक है। वो रॉड, अब सोचिए ज़रा, पंखा के ऊपर इतना बड़ा रॉड, अजीब लगेगा ना। पंखा है और पंखा से भारी उसका रॉड है वहाँ पे, वो आपका एप्लीकेबल नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। आपका साइज़ उसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए कंडेंसर इतना छोटा होता है, अब सोचो एक बड़ा सा रॉड वो काम नहीं कर पा रहा, लेकिन कंडेंसर वो काम कर दे रहा है, इतना छोटा सा। आखिर क्यों और कैसे? तो दिमाग लगाने पर इस चीज़ का आप कैपेसिटेंस को बिना इसको छुए आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहे वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे दिमाग लगाया गया कि 2 प्लेट लिए गए, 2 प्लेट कैसे लिए गए देखिए। एक प्लेट यहां आपका ये हुआ, ये आपका एक कॉपर का प्लेट मान लीजिए, एल्युमिनियम का प्लेट मान लीजिए, किसी भी कंडक्टर का एक प्लेट है, और इस प्लेट को आपने क्या कर दिया? इस प्लेट को आपने आइसोलेट कर दिया, ठीक है। ये प्लेट आइसोलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा प्लेट आप लेकर के आए और उस प्लेट को यहां ला के रख दिया ऐसे। अब देखिए क्या हो रहा, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है। ये दूसरा प्लेट, ठीक है, ये प्लेट भी एक स्टैंड पे रखा हुआ है, कहीं से चार्ज लीक नहीं होगा, ठीक है। ये भी स्टैंड पे रखा हुआ, ये भी स्टैंड पे रखा हुआ, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आप इस पे चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। आपने चार्ज दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया चार्ज, वो चार्ज कहाँ आ गया? इसके सरफेस पे आ गया, ठीक है। अब इस कंडक्टर की लिमिट आ गई, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं दे सकते इसमें। इतना ही चार्ज था जो आप दे सकते थे इसका, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन उतने कैपेसिटेंस से आपको उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उतना पोटेंशियल नहीं मिल रहा है जितना आपको रिक्वायरमेंट है। उसके लिए क्या किया कि आप बगल में एक और सेम इसी मटेरियल का, सेम इसी साइज का रॉड बगल में लाके लगा दिया, ठीक है। ये जैसे ही रखिएगा तो क्या होगा? ये जैसे ही रखिएगा, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको लाके रखा है, इससे के वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि ये 100 कूलम आप चार्ज दिया, 100 कूलम, ठीक है। 100 कूलम के वजह से वोल्टेज आपका आ गया, मान लीजिए 2 वोल्ट, मान के चल रहे, रियल वैल्यूज़ नहीं है ये, मान लीजिए 2 वोल्ट। जैसे ही इसको लाके रखिएगा ना, इसका वोल्टेज और ये ले सकता है, ठीक है, और वोल्ट बढ़ जाएगा इसका, मान लीजिए 2.2 वोल्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा और आप चार्ज दे सकते हैं इसमें, मतलब कि 10 कूलम चार्ज आपने दिया, 110 हो गया, 110 कूलम चार्ज आपने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपको वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए वोल्ट आपको चाहिए करीबन 10 वोल्ट कम से कम, ठीक है, या 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आपको चाहिए,
ठीक है, 12 वोल्ट में आपका जो मोटर है वो रन कर जाएगा। अब देखिए ज़रा, इस रॉड को लाके रखा है, इसका वोल्टेज कितना बढ़ गया 2.2, ये चार्ज आप 10 कूलम ही एक्स्ट्रा दे पाए। इसका वोल्टेज और कैसे बढ़ेगा? इसका वोल्टेज तभी बढ़ेगा जब चार्ज और इस पे आप दे सकते हैं, लेकिन इसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, इसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है और चार्ज ये नहीं ले सकता, जगह है ही नहीं वहाँ पे, कहाँ से लेगा। इसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, आप चार्ज नहीं दे सकते, ये रॉड आके लाके आपने रखा है। तो दिमाग ये लगाया गया है कि इसमें यहाँ से एक अर्थिंग लगा दिया गया। अर्थिंग समझते हो ना? अर्थिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, बेसिक रॉड को यहाँ से ला करके ज़मीन में खोस दो। अर्थिंग लगाने की वजह से क्या हुआ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज लीक कर गया और वो चला गया अंदर। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ अंदर चला गया तो क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल और बढ़ जाएगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब सिर्फ इसमें नेगेटिव ही बचा ना, पॉजिटिव तो रहा नहीं, तो सिर्फ नेगेटिव बचा, इसका पोटेंशियल और बढ़ेगा। चार्ज आप और दे सकते हैं, 10 कूलम और दे दीजिए, फिर भी पोटेंशियल और बढ़ा, पोटेंशियल हो गया 2.4, 10 और दे दीजिए, पोटेंशियल हो गया 2.6। और आप इसमें जब तक ये कनेक्शन लगा हुआ है तब तक इसमें आप और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। इतना ज़्यादा चार्ज दे दीजिए कि वोल्टेज पहुंच जाए 12 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिवाइस को कहा जाता है कंडेंसर या फिर कैपेसिटर, जहाँ पे 2 प्लेट आप रखते हैं और एक प्लेट को आप कुछ इस तरीके से कर देते हैं ताकि आपका जो मेन प्लेट हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज दीजिएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। इसी वजह से एक छोटे से डब्बे में आपका इतना बड़ा साइज़ का ही होता है, इस साइज़ में आप इसको कर सकते हैं। जो बड़ा सा रॉड नहीं कर पाया सिंगल रॉड, वो 2 रॉड का सिस्टम करके दिखा दिया। 12 वोल्ट आपको मिल गया, 12 वोल्ट में आपका मोटर चल जाएगा तो चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप कि कैपेसिटर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो छोड़िएगा मत, क्योंकि वो कंप्लीट होगा, आधा अभी हुआ है, आधा अगले लेक्चर में होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा मत। थैंक यू।